हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज फिर मैं आपके लिए 40 क्वेश्चन का डिस्कशन लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन रहते हैं और चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपका जो भी वनडे एग्ज़ाम होने वाला है, बीपीएससी, ग्रुप डी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, ये सभी में बहुत ही कार्यरत यशस्वी साबित होगा। अभी तक जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और इसमें डेली 40 क्वेश्चन जो किया जाता है और चारों ऑप्शन का जो डिस्कशन किया जाता है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इससे ज़रूर क्वेश्चन टकराएगा 100%। अभी तक मैंने इसमें 131 वीडियो अपलोड कर दिया है और इसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। वीडियो प्लस पीडीएफ दोनों वहां पर डाला जाता है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे दिया जाता है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। और शाम को डेली मेरा ग्रुप डिस्कशन लाइव चलता है, वो भी मंडे टू सैटरडे ही चलता है और शाम को 7 से 8:30 के बीच में चलता है, यानी कि 90 मिनट होता है। उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो। उसमें आपको करंट अफेयर, साइंस और जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस खत्म होने वाला है एसपीडी के बुक से, जैसे ही साइंस खत्म होगा दूसरा साइंस वहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा, जो कि आपके बिहार एसएससी के एग्ज़ाम को देखते हुए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी बात बताया गया है आप बातों को समझ गए होंगे। और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, किसी भी चीज़ को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी दिनों तक याद रहेगा, अन्यथा वो आप भूल जाएंगे। सब कोई भूल जाता है इसीलिए किसी भी चीज़ को पढ़ें तो आप रिवीजन ज़रूर करें। रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। और कोई भी सेट बनाते हैं तो उसका डिस्कशन आप ज़रूर कर लें। डिस्कशन करने से अगले सेट में अगर वही क्वेश्चन आता है तो आपसे गलती नहीं होगी। तो चलिए मैं इसी के साथ सेशन की शुरुआत करता हूं। आइए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितना बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वह कितने बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो वो 2 बार लगातार बन सकते हैं और उसके बाद गैप देकर फिर राष्ट्रपति बन सकते हैं अमेरिका के अन्यथा भारत में ऐसा नहीं है। वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? वित्त आयोग की बात करें तो सबसे पहले वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुआ था। इसकी स्थापना कौन करता है? वित्त आयोग की बात अनुच्छेद 280 में है और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इसकी स्थापना किसने किया था? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। संसद की बात करें तो अनुच्छेद 79 में संसद का बात कहा गया है और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का बात कहा गया है और प्रधानमंत्री की बात अनुच्छेद 75 में कहा गया है। और वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जो कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री भी है। क्वेश्चन नंबर 3, संसद के सदस्यों का वेतन देने का निर्णय कौन लेता है? जो संसद का वेतन दिया जाता है उसका निर्णय कौन लेता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। तो खुद संसद ने ही अपना वेतन लेने का निर्णय देता है। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन किया जाएगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 57 में कहा गया कि एक ही व्यक्ति 2 बार, 3 बार, 4 बार राष्ट्रपति बन सकता है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं और वित्त मंत्री की बात आपके सामने मैंने चर्चा कर ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुसूची में तीनों सूची संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का वर्णन है? आपके ग्रुप डी के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर पूछा है कौन सी अनुसूची में? 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची। तो सबसे पहले बता दें कि मूल संविधान में आपको 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 4 अनुसूचियाँ जोड़ा गया तो वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है संघ एवं राज्य एवं समवर्ती सूची किस अनुच्छेद में है? तो आपको ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 7वीं अनुसूची में बात है। तो संघ सूची में विषयों की संख्या आपको 100 है, राज्य सूची में विषयों की संख्या 61 है और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या वर्तमान में 52 है। 5वीं अनुसूची की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को विशेष प्रशासन की बात कहा गया है। और 9वीं अनुसूची में जो भूमि सुधार 1951 में हुआ था वो 9वीं अनुसूची में ही सबसे पहले हुआ था और वह तमिलनाडु राज्य में हुआ था। 10वीं अनुसूची में आपको दल बदल है, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत हुआ था।
11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायती राज की बात कहा गया, जिसमें 29 विषय है और 73वां संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज का गठन किया गया था। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं नगरपालिका से संबंधित है, जो कि 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था और इसमें आपको 18 विषय है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र तारापुर, नागपुर, कानपुर और उधमपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि कानपुर है। और चमड़ा अनुसंधान पूछेगा तो आपको चेन्नई है। नागपुर में सबसे ज़्यादा संतरा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। तो रेशम की बात करें तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में भारत में रेशम होता है। वही बिहार में अगर पूछता तो आपको पूर्णिया, कटिहार में सबसे ज़्यादा रेशम होता है। असम की बात करें तो असम में सबसे पहले डिगबोई तेल शोधक कारखाना 1901 में लगाया गया था। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड से आपको गंगा नदी निकलती है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है और वह 25 किलोमीटर लंबी है। वह उत्तराखंड से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म का है? तो भारत में जो कॉफ़ी उगाया जाता है वो अधिकतर किस किस्म का है? अरेबिका, लिब्रेका, रोवास्ता और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है यानी कि अरेबिका। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा आपको कर्नाटक में होता है और चाय पूछेगा तो सबसे ज़्यादा आपको असम में चाय होता है और उच्च किस्म के चाय पूछेगा तो आपको दार्जिलिंग में होता है यानी पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 8, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात और तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि गुजरात में है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो दूसरा सबसे लंबा तटीय सीमा लगने वाला भारत का राज्य आपको आंध्र प्रदेश है। इडुक्की परियोजना आपको केरल में पेरियार नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? अकबर की सबसे पहले मैं बात करूं कि अकबर का जन्म आपको 1542 में 15 अक्टूबर को हुआ था। उनका राज्याभिषेक 1556 में हुआ था। अकबर ने पानीपत की लड़ाई अकबर और हेमू के बीच 1556 में हुआ था। तो उनके शासनकाल में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? वकील, वजीर, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो उसके मुगल काल में प्रधानमंत्री को वकील कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, जहांगीर की रुचि सबसे अधिक किस कला में थी? जहांगीर के जो रुचि था वह सबसे अधिक किस कला में था? यह क्वेश्चन पूछा गया है। स्थापत्य कला, चित्रकला, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जहांगीर का आपको चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। जहांगीर की बात करें तो 1605 से लेकर 1627 तक इनका शासनकाल था। इनका मूल नाम आपको सलीम था। स्थापत्य कला की बात करें तो शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया था? यह क्वेश्चन ग्रुप डी में कितना बार पूछ दिया गया है पंचायती राज से? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पंचायती राज के बाद अनुच्छेद 40 में कहा गया है। अगर भाग पूछेगा तो आपको भाग 9 में कहा गया है। और सबसे पहले पंचायती राज कहाँ पे लागू किया गया था? तो आपको राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि किस राज्य में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रणाली अपनाया गया था? त्रिस्तरीय पंचायती बलवंत राय मेहता के समिति और 2 स्तरीय अशोक राय मेहता के समिति। ऑप्शन ए केरल, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी राजस्थान।
केरल की बात करें तो सबसे ज़्यादा नारियल भारत में केरल में होता है और जम्मू कश्मीर में आपको केसर सबसे ज़्यादा होता है। हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज़्यादा गेहूं आपको पंजाब में होता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था? जो भारत में न्यायिक संगठन है उसकी स्थापना सबसे पहले किसने किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल की बात करें तो 1880 से लेकर 1884 तक इनका शासनकाल था। इन्हीं के शासनकाल में नियमित रूप से जनगणना 1881 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की बात करें तो 1848 से लेकर 1856 तक इसका शासनकाल था। इनके शासनकाल में रेल, डाक, तार सेवाएं चलाई गई थी। और लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आपको बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और इनका शासनकाल 1899 से लेकर 1905 तक था। इस तरह जो भी आपको कार्यकाल बताया जाता है उस कार्यकाल को अच्छे से याद रखेंगे। कार्यकाल अगर आपको अच्छे से याद रहेगा तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलती नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? जो रुद्र सागर झील है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो रुद्र सागर आपको ऑप्शन है यानी कि मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली भी मध्य प्रदेश में है। गुरु घासीदास अभ्यारण्य आपको छत्तीसगढ़ में है। राज्यों का पुनर्गठन जब हुआ था तो उसमें प्रथम राज्य आपको आंध्र प्रदेश में 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में के अरावली पर्वत से लूनी नदी निकलती है जिसकी लंबाई आपको 320 किलोमीटर है। आइए अगला क्वेश्चन 14 नंबर। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन है? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन है? आइए ऑप्शन देखते हैं। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास और गुरु दादा कोंडदेव। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया आपको आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु आपको गुरु रामदास हैं और दादा कोंडदेव क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 15, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? राजाराम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती और केशव चंद्र सेन। तो शुद्धि आंदोलन के आपको दयानंद सरस्वती हैं जिनका मूल नाम मूल शंकर था। राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना आपको 1828 में किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो 1913 में इनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? किसी भी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? आइए देखते हैं ऑप्शन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और ऑप्शन डी की बात करें तो अटॉर्नी जनरल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि यह राष्ट्रपति को ही अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 17, लघु संविधान किस संविधान संशोधन के अधिनियम को कहा जाता है? यह क्वेश्चन कितना बार आपके एग्जाम में पूछा गया है तो यह क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होना चाहिए। तो लघु संविधान की बात करें तो 36वां संविधान, 42वां, 44वां और 76वां। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है यानी कि मिनी संविधान। और 44वां संविधान संशोधन आपको 1978 में हुआ था जिसमें अनुच्छेद 31 के क को हटाकर अनुच्छेद 300 के क में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं? राज्य के विधान परिषद में 1/6, 1/3, 1/12। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि 1/3 सदस्य चुने जाते हैं राज्य के विधान परिषद में। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा किस सूची के विषय है?
अभी मैंने आपके सामने सारे सूची में कितने विषय हैं, किसमें कितना है और कौन अनुसूची में है, ये सब चर्चा किया हूँ। तो यहाँ पर पूछा गया कि शिक्षा किस सूची के विषय है, तो शिक्षा आपको ऑप्शन सी समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में वर्तमान में आपको 52 विषय है और संघ सूची में वर्तमान में आपको 100 विषय है। और राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में 61 विषय हैं और यह सब तीनों सूचियाँ 7वीं अनुसूची की बात है। क्वेश्चन नंबर 20, निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग की बात कहा गया है। और भाग अगर पूछेगा तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग है। तो इसमें पूछा गया कि निर्वाचन आयोग के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 3, 4, 5 और 6। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 21, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस सुधार से है। दिनेश गोस्वामी जो हैं इनका संबंध किस सुधार से है, तो कर सुधार, निर्वाचन सुधार, कृषि सुधार और न्याय सुधार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि निर्वाचन सुधार से है। कर कहेगा तो आपको चलैया समिति से है कर। क्वेश्चन नंबर 22, बाबर किस चीज़ का बड़ा शौकीन था। जो बाबर की बात करें तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरागना में हुआ था। और बाबर किस चीज़ का बड़ा शौकीन था, यह क्वेश्चन पूछा है। संगीत का, बागों को लगाने का, मंदिर बनवाने का और कर लगाने का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि वो बागों को लगाने का सबसे बड़ा शौकीन था। और बाबर ने भारत में 5 बार आक्रमण किया है। और बाबर की मृत्यु की बात करें तो 1530 में इसका मृत्यु हुआ था। बाबर ने प्रथम युद्ध आपको पानीपत का 1526 में लड़ा था। और बाबर ने जिहाद का नारा आपको खानवा के युद्ध में जो कि 1527 में हुआ था उसी में दिया था। क्वेश्चन नंबर 23, शेर शाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया था। शेर शाह सूरी शाह जो कि अपना कालिंजर पर अंतिम आक्रमण कब किया था, यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। 1526 में, 1536 में, 1545 में और 1546 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 1545 में अपना अंतिम आक्रमण किया था। 1526 की बात करें तो पानीपत के प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ था और द्वितीय पूछेगा तो आपको 1556 में हुआ था। और तृतीय की बात करें तो 1761 में पानीपत की लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, मालप्रभा परियोजना किस राज्य से संबंधित है। मालप्रभा परियोजना जो है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो केरल, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो मालप्रभा आपको ऑप्शन सी कर्नाटक से संबंधित है। और इडुक्की परियोजना आपको केरल से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 25, बेम्बनाद झील किस राज्य में है। बेम्बनाद जो झील है भारत के किस राज्य में है, यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था कि बेम्बनाद झील भारत के किस राज्य में है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि केरल में है। बेम्बनाद झील केरल में है। कर्नाटक की बात करें तो कहवा सबसे ज़्यादा आपको कर्नाटक में होता है। और गुजरात की बात करें तो वर्तमान डाटा के अनुसार गुजरात में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी है और तमिलनाडु में भूरा कोयला होता है। क्वेश्चन नंबर 26, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। कोयना जो बांध है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। तक कोयना बांध आपको ऑप्शन डी यानी कि महाराष्ट्र में है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो जगनमोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 27, जो भी डिस्कशन में बात कराया जाता है आप उसे अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें जो आपको अच्छा इसमें लगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तिरुचिरापल्ली जो शहर है वो भारत के किस नदी पर स्थित है, तो गोदावरी नदी, कावेरी नदी,
रावी नदी और ब्यास नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि कावेरी नदी। भारत की गंगा कहेगा तो आपको कावेरी, और भारत का गंगा कहेगा तो गोदावरी होगा। गोदावरी नदी दक्षिण भारत के सबसे लंबी नदी है, जो कि इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और दूसरी सबसे बड़ी नदी की बात करें तो आपको कृष्णा नदी है, जिसकी लंबाई आपको 1401 किलोमीटर है। नागार्जुन सागर परियोजना जो बाघ का सबसे बड़ा परियोजना है वो कृष्णा नदी पर ही है, और सबसे छोटा बाघ का परियोजना अगर पूछेगा तो पेज आपको महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 28, कबीर किसके समकालीन थे? कबीर जो थे वह किसके समकालीन थे? तो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, निजाम खां और इब्राहिम लोदी। तो कबीर आपको सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी की बात करें तो 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करवाया था। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। क्वेश्चन नंबर 29, भक्ति कवियों में वह कवि कौन है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था? भक्ति कवियों में वह कवि कौन है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था? चैतन्य, गुरु नानक, कबीर और दादू दयाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि चैतन्य। कबीर के द्वारा लिखी गई पुस्तक आपको बीजक था। क्वेश्चन नंबर 30, अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? जो अन्नपूर्णा योजना हुआ था इसका शुभारंभ कब किया गया था? 1999 में, 2000 में, 2001 में और 2002 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि 2000 सन में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई थी। और कारगिल जो युद्ध हुआ था आपको 1999 में हुआ था। 2002 की बात करें तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 31, किस सुल्तान ने धर्म को राजनीतिक से अलग रखा? कौन सुल्तान था जिन्होंने धर्म को राजनीतिक से अलग रखा? बलबन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो बाजार नियंत्रण की प्रणाली और नगद वेतन देने की सैनिकों की बात अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। बलबन की बात करें तो बलबन ने अपने पुत्री का विवाह नासरुद्दीन मोहम्मद से किया था, जो कि टोपी सीकर जीवन यापन करता था। बलबन को उलूग खां की उपाधि नासरुद्दीन मोहम्मद ने ही दिया था। इल्तुतमिश की बात करें तो 1206 में इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की शुरुआत की थी। रजिया सुल्तान की बात करें तो पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। तो इस तरह चारों ऑप्शन जो आपके सामने चर्चा किया गया है वो आपको अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी, निजाम खां, इब्राहिम लोदी और बहलोल लोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि बहलोल लोदी था दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक। क्वेश्चन नंबर 33, सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? बहलोल लोदी, निजाम खां, इब्राहिम लोदी और इनमें से कोई नहीं। तो उनकी मकबरा का निर्माण पूछा गया है सिकंदर लोदी का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि इब्राहिम लोदी के द्वारा यह करवाया गया था। लोदी वंश के संस्थापक की बात करें तो बहलोल लोदी थे। आइए अगला क्वेश्चन 34 नंबर, तेनालीराम किनके दरबार में रहते थे? तेनालीराम जो थे वह किनके दरबार में रहते थे? कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और अच्युतराय। तो तेनालीराम आपको ऑप्शन ए कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। अमुक्त माल्यवाद का लेखक कृष्णदेवराय ही थे। क्वेश्चन नंबर 35, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? जो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है वह कितना होता है? 30 डिग्री, 60 डिग्री,
90 डिग्री और 120 डिग्री। तो यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश का पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 90 डिग्री होता है दक्षिणी अक्षांश का ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 36, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जो टेस्ट क्रिकेट होता है वह खेलने वाला प्रथम भारतीय का नाम पूछा गया है। तो CK नायडू, KS रंजीत सिंह, कपिल देव और सुनील गावस्कर। तो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय आपको थे ऑप्शन बी, यानी कि KS रंजीत सिंह। कपिल देव की बात करें तो कपिल देव ने 1983 में वर्ल्ड कप जिताया था सबसे पहले। सुनील गावस्कर की बात करें तो वनडे वंडर्स का पुस्तक का लेखक आपको सुनील गावस्कर हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ओबरा जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर स्टेशन, शिक्षा, इस्पात उद्योग और कपड़ा उद्योग। जो ओबरा है आपको यह थर्मल पावर के लिए प्रसिद्ध है। ओबरा थर्मल पावर छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 38, केंद्र तथा राज्य के संबंध का प्रशिक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? केंद्र तथा राज्य के प्रशिक्षण के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया है? तो राजन समिति, मुखर्जी समिति, कृष्ण आयोग और सरकरिया समिति। तो यहाँ पर पूछा गया कि केंद्र तथा राज्य के संबंध में प्रशिक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि सरकरिया समिति का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, यानी कि आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लूनी नदी कहाँ पर गिरती है? जो लूनी नदी है यह कहाँ पर गिरती है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। हिंद महासागर में, अरब महासागर में, कच्छ के रण में और ऑप्शन डी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में। तो लूनी नदी आपको कच्छ के रण में गिरती है। यह इसकी लंबाई की बात करें तो 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है लूनी नदी की। यह अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में ही जाकर यह ख़त्म हो जाती है। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो गंगा नदी आपको उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है, जो कि भारत के सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में गिरने वाला नदी आपको साबरमती है, ताप्ती है और नर्मदा है। ये सब नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। ताप्ती और नर्मदा ये दोनों एस्चुरी बनाती है, बाकी नदियाँ डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 40, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं, दिवस से क्वेश्चन है। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर पूछा गया है कि शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। 19 सितंबर को, 19 अक्टूबर को, 19 नवंबर को और 19 दिसंबर को। तो शौचालय दिवस की बात करें तो शौचालय दिवस आपको 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह आज के पीडीएफ में मात्र 40 क्वेश्चन था और 40 क्वेश्चन का ही आपके सामने डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होता है। जो भी स्टूडेंट अगर मेरा दोनों सीरीज को इग्नोर करते हैं तो उनका जीके जीएस अच्छा नहीं होगा, मैं इसका गारंटी दे रहा हूँ। आप कम से कम 2 से 3 घंटा समय दीजिए, आपका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। कल बिहार एसएससी के लिए स्पेशल एक वीडियो मेरा जो 11 मिनट का है उसमें आपको बुक को बताया गया है कि कौन कौन सा बुक पढ़ा जाएगा। वो जाके आप प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख लें और उस बुक को लेकर आप पढ़ें, आपका 100% सिलेक्शन होगा। इसलिए कि उस बुक में जितना कंटेंट दिया है बहुत ज़्यादा कंटेंट है, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। अगर 2-4 क्वेश्चन बाहर आता है तो सबसे नहीं बनेगा, एक आप ही से नहीं, वो सबसे भी नहीं बनेगा। तो इसलिए उस बुक को आप अच्छे से पढ़ें और एग्ज़ाम जब आपका 10 दिन बचेगा तो एक बार लूसेंट को रिवीजन करके आप चले जाइएगा, आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। और रीजनिंग की बात करें तो आप रेलवे का रीजनिंग बनाए होंगे, एसएससी का रीजनिंग बनाए होंगे, उससे आपका रीजनिंग का काम चल जाएगा। और मैथ के लिए आपका कोई भी बुक हो, जो कि RS अग्रवाल हो, जो भी बुक आपके पास हो, अंकगणित काफ़ी अच्छा से कर लीजिएगा। अंकगणित से ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बिहार एसएससी में रहेगा। तो मैं जो भी वीडियो में बात बताया हूँ आप वीडियो को जाकर वहाँ से देख लें। और इसका PDF पाने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है।
और नए लोग जो भी हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और शाम को 7 बजे ग्रुप डिस्कशन लाइव में जरूर जुड़े, उसका होमवर्क आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलेंगे शाम 7 बजे ग्रुप डिस्कशन लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद।